नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित शाहबाद में 9 गजा पिर के समीप एक तेज रफ्तार वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी व कार पर पलट गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि वॉल्वो बस दोनों गाड़ियों को 200 मीटर तक घसीट कर ले गई और आगे जाकर गाड़ियों के ऊपर पलट गई। बस में बैठे हुए कुछ यात्री घायल हुए हैं। गनीमत यह रही कि कुछ देर पहले ही एक हादसा हुआ था, जिस कारण कार सवार व पुलिस की गाड़ी सवार मुलाजिम वाहनों से नीचे उतरे हुए थे। वह गाड़ी में होते तो जान माल का नुकसान हो सकता था। शाहबाद थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्ण ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी, एक कैंटर हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। साथ ही एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस अपनी गाड़ी सड़क पर लगाकर बचाव कार्य में लगी हुई थी। देखते देखते तेज रफ्तार वोल्वो बस आई और टक्कर मार दी। वहीं हादसे में एक कार सवार घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए कैंट सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं आपको बता दें, प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी। घायल की पहचान रविंद्र सिंह निवासी सांगरू के रूप में हुई है। उसका कहना था वह चाय पीने के लिए रुका था, इतने में हादसा हो गया। अलवर में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यश यादव ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। यश की उम्र करीब 17 साल है। सुसाइड करने से पहले वह अवैध पिस्टल लेकर आया था। हाल ही में 12वीं पास करने के बाद नोएडा की एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया था। वहीं शनिवार को उसे नोएडा जाना था, लेकिन देर शाम को खुद को गोली मार ली। पुलिस ने बताया है कि यश यादव भिवाड़ी के सेक्टर 9 में रहता था। परिवार मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। उसका परिवार लंबे समय से भिवाड़ी में रह रहा है। वहीं पिता ओम प्रकाश के सेंट्रल मार्केट में कपड़े की दुकान है। घटना के दौरान यश घर में अकेला था। रात में जब वह बड़ा भाई घर पहुंचा तो कमरे में यश का शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया है कि परिजनों से बात की है, लेकिन अब तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लगा है। यश के बड़े भाई ने भी हाल ही में IIT की पढ़ाई पूरी की है। परिवार में केवल 4 ही सदस्य हैं, 2 भाई और माता पिता। सेक्टर 9 में लोगों को देर रात पता चला कि छात्र ने खुद को गोली मार ली। सुबह पूरे सेक्टर में यह चर्चा थी, लेकिन किसी को भी सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस अभी अवैध रूप से हथियार रखने की जांच भी कर रही है। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच में कुछ पता नहीं चला है। जल्द ही पूरी जांच कर खुलासा किया जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीन कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसानों की जीत करार दिया है। हुड्डा का कहना है कि यह किसानों के लंबे संघर्ष और सत्याग्रह की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब किसान के बाकी बचे अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करनी चाहिए। साथ ही उसे कृषि को लाभकारी बनाने की योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार की ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे किसानों को घाटे को कम किया जाए और उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। वहीं हुड्डा ने कहा कि अपनी मांग को दोहराते हुए सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान के परिवारों की मदद के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी ऐलान करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की तरफ से शहीद किसान के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और बार बार सरकार से भी उनकी मदद के लिए अपील की है। हरिओम सेवा दल की ओर से शनिवार को स्थानीय हिसार रोड स्थित बीपी जान स्किल सेंटर में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगों को
कृत्रिम अंग, कान की मशीन, चश्मे आदि वितरित किए गए। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यह शिविर रविवार को भी लगाया जाएगा। आपको बता दें, गौरतलब है कि हरिओम सेवा दल की ओर से समय समय पर इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन की पुत्रवधू समृद्धि जैन भी शामिल हुई। आज यहाँ पे हमारा बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का सेकंड ब्रांच की ओपनिंग भी हुई है और स्टिचिंग डिपार्टमेंट हमने आज यहाँ पे शुरुआत की है। तो एक सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि लड़कियां हों या लेडीज़ हों, जो भी आसपास के गांव से आना चाहें, हिसार रोड पे यहाँ पे हमने अपना दूसरा एक खोला है और यहाँ पे आके आप स्टिचिंग सीख सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं। और साथ साथ आज हमने यहाँ पे 2 दिन का कैंप लगाया है, जिसमें कान का चेकअप, आँख का चेकअप और कृत्रिम अंग का सब चेकअप करके और डिस्ट्रीब्यूशन, आज सबके साइजेस लिए जाएंगे, सबकी जांच करी जाएगी और इन सब चीज़ों का जो वितरण है वो हम 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में उसमें करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार चाहे थम चुकी हो, कोरोना के केस भी बहुत कम है, लेकिन तीसरी लहर की आशंकाएं और दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए जिले के ईएसआई अस्पताल, जहां कोविड अस्पताल बनाया गया है, वहां सीएसआर की तरफ से ऑक्सीजन से प्लांट लगाया गया और इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया है। कंवरपाल मंत्री ने इसके सरस्वती शुगर मिल में इस प्लांट को लगाने के लिए सराहना की है और कहा कि शुगर मिल शुरू से ही समाज सेवा में काम कर रही है। जहां सरकार ने कोरोना काल में हर संभव प्रयास किया है, तो ऐसे लोगों ने भी लोक सेवा के काम करके मिसाल पेश की है। यमुनानगर के विधायक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी प्लांट इनॉग्रेशन कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब नहीं होगी जिले में ऑक्सीजन की कमी। 1 करोड़ 18 लाख की लागत से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट की शुरुआत की गई है। इसके तहत एएसआई कोविड अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का प्लांट लगाया गया। एसजैक कंपनी की ओर से यह प्लांट लगाया गया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। बड़ी संस्था है इज्जक और द सरस्वती शुगर मिल, उनके सहयोग से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारी लाभ यहाँ होगा। जिस प्रकार से पीछे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की एक समस्या रही है, तो निश्चित तौर से वो समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं। किसी टाइम भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे एक हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में है और एक यहाँ है, तो अब उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे सिविल में पहले लगी थी और अब ये सही में भी लगती है, क्योंकि ये कोविड सेंटर है, तो जो अन्य सीएचसी हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बंदोबस्त नहीं। देखिए, जिस प्रकार की जहाँ भी जरूरत होती है, मान लीजिए पिछली बार जिस प्रकार कोविड के टाइम में एक समस्या आई थी, तो हमने हमारे बहुत से जो सीएचसी हैं वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब आज की तरीके में तो कोविड नहीं है लगभग बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि शायद जिले में एक भी पेशेंट नहीं है ज़्यादा आज की तरीके में तो हमारे यहाँ, तो आज हम पूरी तरीके से कोविड से। प्रधानमंत्री के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद देश भर के किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी के मंत्री नेता भी प्रधानमंत्री के निर्णय को सही बता रही है। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि कृषि कानून बिल्कुल सही थे और किसानों के हित के थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इन कानून को सही बताते हुए कहा कि कानून सही थे, लेकिन इसको लेकर जो माहौल बनाया गया और जो परिस्थितियां बनाई गई, वो कहीं न कहीं किसानों को समझाने में सरकार सफल नहीं हुई और इन सभी को देखते हुए कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया और देश की जनता ने उनका स्वागत किया है। वहीं जल्द ही सभी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा, जहां तक कि एमएसपी की बात है, उस पर भी कमेटी गठित की जाएगी, इसलिए अब वहां पर बैठना कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सारी बातें मान ली गई है। वहां बैठने का मतलब होगा कि आंदोलन के लिए आंदोलन। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं 2 प्रदेशों में चुनाव है, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव तो कुछ समय बाद कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा, किसान हित के लिए जो योजनाएं या फसलों के दामों की बात हो या फसलों के मुआवजे की बात हो, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना आज तक किसानों के लिए किसी ने नहीं किया। देखिए, अब जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दी, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री कहता तो
मैं नहीं समझता उसका कोई औचित्य रहेगा। जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कमेटी गठित करेंगे, तो निश्चित तौर से उसके क्या तरीके रहेंगे, क्या कितना कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उसकी राय आएगी। और सभी पार्टियों की कमेटी होगी, कोई एक पार्टी नहीं होती। लोकसभा में जो भी कमेटियाँ गठित होती हैं वो सभी पार्टी होती हैं। वैसे तो यहाँ भी जो गठित होती हैं सभी पार्टी होती हैं, प्रदेश में भी। वैसे बाहर लोगों को ये लगता होगा शायद कमेटियाँ सरकार की होती हैं, कमेटियाँ सरकार की नहीं होती। कमेटियाँ जो होती हैं वो सांसदों की होती हैं, विधायिका की होती हैं। विधायिका की तरफ से वो सब लोग काम करते हैं, तो वो सारे के सारे लोग निष्पक्ष और उस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं और क्या कर सकते हैं, और सभी अधिकारी मिलके और जो चुने प्रतिनिधि मिलके वो अपनी राय देते हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वहीं जल्द ही शिक्षकों की कमी भी पूरी कर ली जाएगी। साथ ही 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ हरियाणा में अब स्कूल खोले जाएंगे, उसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा है। उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये तमाम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ सभी स्कूल खुल रही हैं। इस पर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा में पहले से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन अब 50% क्षमता के साथ खोले गए थे, लेकिन 1 दिसंबर से सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। उन्होंने कहा, कोरोना के नियम की पालन करना स्कूल में जरूरी होगी, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। प्रदेश में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने माना कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा, शिक्षकों की भर्ती के लिए HSSC को लिख दिया है। जहां पर टीचरों की कमी है वहां जल्द ही बुक कर दी जाएगी। उसकी पहले से ही है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमारे स्कूल खुले हैं और हमारे पहली से लेकर 12वीं तक के सारे स्कूल खुले हैं। बस वो 50% कैपेसिटी के साथ हमने खोल रहे थे और टाइम भी उसका हमने अद्धा ही रख रखा था। तो अब वो फुल कैपेसिटी के साथ और फुल टाइम के लिए स्कूल खोल रहे थे। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं। हाँ, निश्चित तौर से जो नॉर्म है उनका हम पालन करते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में भी, ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा आगे ना बढ़े। और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई, ठीक ठाक से सारा स्कूल हमारे चल रहे हैं। सर, शिक्षकों की कमी को किस प्रकार पूरा किया जाए? हाँ, शिक्षकों की कमी है, लेकिन उसके लिए हमने जो HSSC है उसको हमने लिख दिया और HPSC को भी हमने लिख दिया। तो जो हमारे यहाँ प्रोफेसर कम हैं उनके लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर कम है उनके लिए भी, और जो हमारे PGT या TGT कम है उनके लिए भी हमने लिख दिया। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल में हम उसमें सफल नहीं है, तो अब हमें उम्मीद है कि जल्दी हम काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा कर लेंगे। इसके साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।